नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, कल मैंने आपको ये वीडियो दिया था, अगर आप उत्तराखंड पीसीएस 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें। तो ये पार्ट 1 था और इसमें मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी। आज इसी का पार्ट 2 है इसी वीडियो का, क्योंकि पार्ट 1 में हमने देखा था उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2024 जो कि आज समाप्त हो चुका है। उसमें जो पहले के 4 पेपर बने थे, यानी कि भाषा का पेपर, निबंध ऐसे का पेपर, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, तो वो हमने पार्ट 1 में यानी कि इस वीडियो में देख लिया था। आज इसके पार्ट 2 में हम देखेंगे बचे हुए पेपर, यानी कि जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 और उसके साथ साथ जो उत्तराखंड स्पेशल जीके के 2 पेपर थे। और ध्यान रखिए दोस्तों, इन सभी 8 पेपरों की पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जो पीडीएफ है 8 के 8 पेपरों की आपको मिल जाएगी। क्लियर। बाकी देखिए, इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे बचे हुए पेपरों के बारे में। और साथ ही दोस्तों मैं इतना आपको क्लियर कर दूं, जो बच्चे ये सोचते हैं कि पहले की तरह उत्तराखंड पीसीएस को केवल किताबों के नोट्स पढ़ के या जो भी किताबों में कंटेंट है उसको कॉपी पेस्ट करके निकाला जा सकता है, तो वो बिल्कुल गलत है। आयोग ने जीएस पेपर 3, 4 और उत्तराखंड स्पेशल जीके में ये स्पष्ट कर दिया है, अगर आपके अंदर अगर आप विश्लेषण नहीं कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चन का, या आपके अंदर यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह अपना जो बोल सकते हैं ना एक आयाम होता है हर जगह स्पष्ट करने वाला, वो नहीं होगा तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अब आयोग ने परंपरागत प्रश्नों से हटकर कुछ ऐसे प्रश्न दिए हैं जिसमें कैंडिडेट की वास्तविक बौद्धिक क्षमता का परीक्षण होता है। उसमें ये जांचा जाता है कि आप जो सोचते हैं किस विषय पे, कैसे आप यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं, या किसी भी क्वेश्चन का जो भी डायमेंशन पूछा गया है उसको किस प्रकार से आंसर के तौर पे प्रेजेंट करते हैं। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। 2025 पीसीएस वाले भैया बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आयोग अब सेम पैटर्न पे जा रहा है, हल्का हल्का यूपीएससी की तरफ। जैसे यूपीएससी आपका पूछता है ना, बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं उसमें जिसमें आपके पर्सनल व्यू पूछे जाते हैं, जिसमें आपका फीडबैक देना होता है आपने, या जिसमें आपकी ये क्षमता देखी जाती है कि किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी समस्या को लेकर आपका अपना नजरिया कैसा हो सकता है उसके सॉल्यूशन पे, या उसकी आलोचना पे, या उसकी समालोचना पे, ठीक है, या उसकी टिप्पणी पे। तो ये चीजें अब यूके पीएससी ने भी की हैं इस बार, और मैं बोलूंगा बहुत शानदार पेपर बनाया। खासकर जीएस पेपर 3 और 4 तो बहुत, मैं बोलूंगा, डिफिकल्ट पेपर रहा। उत्तराखंड का पेपर भी ठीक ठाक मैं बोल सकता हूं, लेकिन उन व्यक्तियों के लिए जिनकी उत्तराखंड बहुत स्ट्रांग है, और साथ ही कुछ करंट के जो टॉपिक डाले गए हैं, क्वेश्चन डाले गए हैं, वो भी भाई बहुत ही अच्छे तरीके से आयोग ने पूछा उसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले जीएस पेपर 3 देखेंगे इसमें। तो जीएस पेपर 3 आप देख सकते हैं भाई। जीएस पेपर 3 जो होता है आपका, ये होता है आपका टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये है जीएस का पेपर 3, और मैं बोलूंगा ये भैया बहुत ही टफ पेपर था, मेरे नजर में तो बहुत टफ था ये। अब आपको लगा या ना लगा मैं नहीं जानता, बट मुझे तो ये वाला पेपर सबसे ज्यादा टफ लगा अभी तक, ठीक है। इसमें क्योंकि देखिए अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल ये पेपर रहता है किसी के लिए। डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा का महत्व आपने बताना था, समावेशी प्रगति का संकेत, इंक्लूसिव ग्रोथ, पार्टिकुलर मैटर पूछा गया था, माओवादी और उनके समर्थकों का क्रांतिकारी दृष्टिकोण नक्सली आंदोलन को ऐसे बढ़ाता है, और इसमें जोहान गाल्टुन की संरचनात्मक हिंसा के अवधारणा पर चर्चा करनी थी। देखिए ये क्वेश्चन आप देख के बोल सकते हैं कि देखिए इसमें वही आदमी आंसर कर सकता है जिसने इसको अच्छे से पढ़ा हो और इसको समझा हो, नहीं तो उसको स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। फालतू का लिख के नंबर नहीं मिलेंगे। जो भोपाल की गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें कारण और प्रभाव, ये थोड़ा पारंपरिक कह सकते हैं। उसके अलावा देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछा गया है, और उसकी चुनौतियां, उस पे जो चुनौतियां हैं वो पूछी गई, उसका विश्लेषण करना आपने। एआई देखिए आजकल बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसरो से क्वेश्चन बना है। भारतीय कृषि में विपणन के जो दोष है, मार्केटिंग में जो हमारा डिफेक्ट है वो पूछे गए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये थोड़ा पारंपरिक प्रश्न है, ठीक है। भूमि सुधार वाला तो आता ही आता है क्वेश्चन, ये भी पारंपरिक क्वेश्चन है। सार्वजनिक देखिए ट्रिपल पी वाला है, पीपीपी मॉडल जो होता है, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट टाइप के इसमें पूछे, जैसे कि अब ये देखिए ये प्रश्न आपका बना, भारत में यद्यपि अर्धसैनिक बल आंतरिक सुरक्षा वातावरण को सुरक्षा बनाने में सीमा में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है, समस्याओं की पहचान करें। और सेम यहाँ पे देखिए सेना की आंतरिक सुरक्षा एक गौण भूमिका है, लेकिन इसे लंबे समय तक और अत्यधिक अवधि तक रखा जाए तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का कारण बन सकता है।
देखिए यहाँ पर ये दो प्रश्न साफ साफ बने हैं कि आप किस प्रकार से इसको प्रेजेंट करेंगे। आपने कितनी भी किताबें पढ़ी हो, लेकिन ये प्रश्न आप तब कर पाएंगे जब आपकी समझ बहुत बेहतरीन होगी। ठीक है, तो ये आयोग अब दर्शा रहा है भैया कि आपको एक ऑफिसर बनने के लिए अपनी समझ को भी बहुत ज्यादा ऊपर लेवल तक ले जाना होगा। केवल यार किताबों का जो कंटेंट है उसको याद करने से सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी देखिए अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन, क्वांटम का यहाँ पे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन पूछा गया, ड्रोनों की भूमिका कृषि क्षेत्रों में, आधारभूत संरचना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए विकास के लिए जरूरी है, उचित ठहराए। तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बहुत जरूरी होता है डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, उसको जस्टिफाई करना था यहाँ पे। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है, आसान बने हैं बीच बीच में। बेरोजगारी क्या है, जैसे देखिए आत्मनिर्भर भारत पूछा गया, गरीबी के जन वितरण पर प्रभाव पूछा गया है, जैव विविधता सम्मेलन सीबीडी पूछा गया आपका, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की महत्व की व्याख्या कीजिए। अब देखिए यहाँ पे तो फिर मैं बोल रहा हूँ, जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला, घर में आके ना आसान लगता है पेपर, लेकिन वहां पे जब ये चीजें सोचते हैं आप एक साथ, और देखिए ये पेपर कितना ज्यादा वर्सेटाइल पेपर है। इसमें आपका साइंस भी पूछा जा रहा है, टेक्नोलॉजी भी पूछी जा रही है, इन्वायरमेंट भी पूछा जा रहा है, आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था भी पूछी जा रही है, और आपदा प्रबंधन भी पूछा जा रहा है। तो इतने विषयों का समायोजन है एक पेपर में, है ना। तो ये देखिए, अब देखिए क्वेश्चन बना, भारत ने साइबर स्पेस के लिए जो है ये चीजें किया है, इसमें सिद्धांत पूछा गया भारत का। बाकी लास्ट क्वेश्चन तो देखिए आपका ये पूछा गया है पूर्व में कई बार मेंस एग्जाम में, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, एंड जो इसका एनालिटिकल स्टेटमेंट है वेरियस फेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, तो आपको ये बताना था। ठीक है, तो थर्ड पेपर थोड़ा कठिन था, मैं बोलूंगा क्योंकि नॉन जो हमारे साइंस बैकग्राउंड वाले अभ्यर्थी है ना, उनके लिए और कठिन हो जाता है ये टेक्नोलॉजी वाला पेपर। ठीक है, अभी तो फिर भी कम बने हैं क्वेश्चन, इकोनॉमी के ज्यादा क्वेश्चन इसमें मुझको लग रहा है कि वेटेज ज्यादा गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पेपर 4 एथिक्स। ठीक है, ये हो गया आपका जीएस पेपर 4 एथिक्स। देखिए पहले क्या होता था आपका एथिक्स में, आपका एथिक्स के साथ साथ आपका मैथमेटिक्स बनती थी, लेकिन मैथमेटिक्स को हटा दिया गया। तो इस बार पूरा आपका देखिए नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो इसमें आप बोल सकते हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आए हैं। अरविंद के 5 स्वप्न क्या है आपने बताना है, अरविंद जो दार्शनिक थे, और उदाहरण सहित अभिव्यक्ति शक्ति बतानी है आपने, एटीट्यूड और इसका इम्पैक्ट। लोक प्रशासन के संदर्भ में सत्यनिष्ठा है, इंटीग्रिटी पे आपको बताना है क्या महत्व होता है इसका। इसके अलावा एथिक्स एंड वैल्यूज आर फ्रीक्वेंटली कॉन्फ्लिक्टेड बताना है आपने, क्या इनको जोड़ दिया जाता है भ्रष्टाचार या खराब प्रशासन से निपटने में। ठीक है, यानी कि अब एथिक्स का भी आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिना किताब पढ़े हुए या थोड़े शॉर्ट नोट पढ़ के आप एथिक्स का पेपर अच्छे से या अच्छे मार्क्स लाएंगे, ऐसा बोल नहीं सकते। बहुत अच्छे तरीके से आपको गहन अध्ययन, जैसे यूपीएससी के लिए करते हैं ना आप, तो खासकर जो पेपर पैटर्न अभी उत्तराखंड पीसीएस का हुआ है, इसको देखकर ये लग रहा है कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो प्री क्लियर कर देते हैं उत्तराखंड पीसीएस का, तो उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है मेंस में। ठीक है, बाकी देखिए आपका ये क्वेश्चन बना हुआ है, उसके बाद पार्ट 2 में चलते हैं। इसमें आपके भारत के समाज के उत्थान में राजा राम मोहन राय के प्रमुख योगदान का उल्लेख है, कैसे उन्होंने योगदान किया इस समाज के उत्थान में। आधारभूत सद्गुण नैतिकता क्या है, यानी कि आपका जो कार्डिनल वर्च्यू एथिक्स होते हैं वो क्या होते हैं। गांधी जी के अनुसार नीतिपरक आचरण क्या होता है, ठीक है, एथिकल कंडक्ट। सुशासन के लिए आवश्यक नैतिक और राजनीतिक अभिवृत्तियों का वर्णन करना है आपने। सुशासन के लिए लोक सेवक में परानुभूति गुण का होना आवश्यक माना जाता है, यानी कि अगर गुड गवर्नेंस चाहिए या अच्छा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, तो एक सिविल सर्विसेंट का क्या होना चाहिए, सर्वेंट का एम्पैथी होना बहुत जरूरी है उसके अंदर। लोक सेवकों में गैर नैतिक व्यवहार को रोकने के तरीके, तो कैसे एक नॉन एथिकल बिहेवियर को रोका जा सकता है सिविल सर्वेंट के अंदर, इस पे आपको बताना था पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पूरा एथिक्स का क्वेश्चन है। और ये देखिए अब एक यहाँ पे देखिए एक किसी भी कंपनी के लचीलेपन और दीर्घकालिक सफलता के लिए अच्छी कॉर्पोरेट शासन उसकी कार्य योजना का हिस्सा होना चाहिए, कथन की व्याख्या करें। तो एक हिसाब से देखिए एनालिसिस करना है किसी भी कंपनी की लचीलेपन, कहने का मतलब एक केस स्टडी के तौर पे इसको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक हिसाब से केस स्टडी है कि कैसे कॉर्पोरेट में चीजें होती हैं। और ऐसे शासन में ईमानदारी के उदाहरण का तात्पर्य उच्च नैतिक मानकों को भ्रष्टाचार एवं सत्ता के दुरुपयोग से बचने ही है। यानी कि शासन में अगर ईमानदारी का तात्पर्य यह है कि उच्च नैतिक मानकों का जो पालन है वो तो करना ही है, साथ ही भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग, मतलब जो अपनी पावर्स है उनके दुरुपयोग से भी बचना है। तो आलोचनात्मक रूप से समझाना था, क्रिटिकली एग्जामिन करना था, इसको एक्सप्लेन करना था। पार्ट 3 में अगर हम जाते तो अंतरराष्ट्रीय नैतिकता पूछी थी इसमें। ठीक है, डायमेंशन ऑफ इंटरनेशनल मोरालिटी। नेक्स्ट देखिए प्रशासनिक कार्यों में आप भावनात्मक बुद्धि का प्रयोग किस प्रकार करेंगे, तो इमोशनली इंटेलिजेंस आप कैसे यूज करेंगे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में, ये बताना था। तो देखिए कितना ज्यादा, मतलब मैं बोलूंगा बहुत शानदार पेपर यहाँ पे यूके पीएससी ने इस बार बनाया है। ठीक है, तो ये देखिए अब जो रटने वाले थे, या बोल सकते हैं ना थोड़ा मतलब ऐसे स्टूडेंट जो केवल पहला जैसा पीसीएस का पैटर्न था उस पर अब ये क्लियर नहीं हो सकता, मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत चीजें चेंज हुई है। 2024 से पहला पेपर अभी
अभी जो 25 का होगा आप ये मान के चले कि इससे 19, ये 19 है तो वो 20 होगा, थोड़ा और स्तर बढ़ेगा उसमें, ठीक है, कम नहीं होगा, ये ध्यान रखना आप। अब देखिए ये आपका केस स्टडी आ गई है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉर्पोरेट वाला जो क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड था। देखिए अब यहाँ पे एक आपका केस स्टडी आ गया, देखिए आपको ये बताना है ये, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें, ये पूरा एक दिया गया, एक यहाँ पे घटना हो रही है, उस घटना के आधार पे आपको आंसर करने हैं इसके, ठीक है। फिर यहाँ पे एक केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। ये सेम ही है, वो भी केस स्टडी है एक हिसाब से। देखिए ये केस स्टडी, तो ये भी आपको देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने के लिए, देखिए समझने के लिए दोस्तों, सबसे मेन तो इसमें क्या होता है, एथिक्स को समझने के लिए सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं एथिक में, यानी कि जो सिविल सर्वेंट के अंतर्गत एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनने के लिए जरूरी हमारे होते हैं ना एथिक्स, तो वो आपको जैसे जवाबदेहिता होती है, ईमानदारी होती है, नैतिकता होती है, ठीक है। और भी चीजें हैं इसमें, जो भी पॉइंट होते हैं एथिक्स के अंदर वो आपके क्लियर होनी चाहिए। उसके साथ साथ दार्शनिकों के जो प्रमुख संवाद है या जो भी उनने दर्शन में बताया है, एक अच्छे शासन के लिए, सुशासन के लिए क्या चीजें होनी चाहिए। और इसके अलावा देखिए केस स्टडी आपको बहुत सी मिल जाते हैं, बहुत सी बुक्स आते हैं बाजार में जिसमें केस स्टडी दिया होता है। और केस स्टडी में आपका समझ में तब आएगा जब पूरी एथिक्स आपके अच्छे से क्लियर होगी, तब आप समझ पाएंगे कि कहीं पे भी केस स्टडी है तो वहां पे कौन सा डिसीजन आपको अपने इमोशन बेस्ड पे लेना है, या कौन सा डिसीजन आपको ऐसा लेना है कि जिसपे आपका अपना इमोशंस ना हो, और हो सकता है किसी की भावना के खिलाफ हो, बट वो पब्लिक के हित में होगा। तो इस प्रकार से ये चीजें तब डेवलप होंगी जब आप बेहतरीन तरीके से इन चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए एथिक्स का पूरा पेपर अच्छे मार्क्स ला सकता है अगर आपकी समझ बढ़िया है। और बहुत से उसमें अगर देखिए आप किताबें पढ़ते हैं, कुछ अच्छे खासे कोट्स इसमें लिखते हैं, उसके अलावा बहुत सी चीजें ऐड करते हैं अपने हिसाब से भी, अपने रिव्यू भी रखते हैं। मान लीजिए आप एक राइटर की तरह प्रवृत्ति दिखाते हैं इस पेपर में, तो यकीन मानिए बेहतरीन स्कोर आपको मिलेगा, ठीक है। तो एथिक्स को आप हल्के में ना लीजिए, एथिक्स का पेपर अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। चलिए आप देखते हैं उत्तराखंड जीके स्पेशल। उत्तराखंड जीके में देखिए जो 5वां पेपर था आपका, उत्तराखंड राज्य की जानकारी, ठीक है। तो सेम पेपर, दोनों पेपर का टाइटल सेम है और पेपर को बांट दिया गया है। कुछ पेपर में आपका हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह पूछी जाएगी, एक पेपर में आपका शायद उत्तराखंड इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी वगैरह पूछी जाएगी, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन तो देखिए आसान लग रहा है इसमें, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान। खुशीराम आर्य जो थे समाज सुधारक, इन पर टिप्पणी लिखनी थी। उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति समुदायों की जनांकीय स्थिति बतानी थी आपने, जो भी इनका डेमोग्राफिक कंडीशन है वो बतानी थी आपने। उत्तराखंड पंचायती राज जो हमारा नियम है 2016 वाला, उसमें 19 में संशोधन हुआ था, तो क्या संशोधन हुआ था वो बताना है। गौरा शक्ति योजना बताना था, देखिए यह महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा में कैसे सहायक है। ये तो लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अब आ जाते हैं मेन प्रश्नों में। ये देखिए अब थोड़ा ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया पारंपरिक जीके का। कोविंद उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी, इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पेपर तो दे रहे हैं मेंस का, माफ कीजिएगा बोलना नहीं चाहिए, और बहुत बच्चों को ये पता नहीं होता है कि आलोचनात्मक परीक्षण क्या होता है, समालोचनात्मक परीक्षण क्या होता है, व्याख्या क्या होता है, टिप्पणी क्या होता है, ठीक है। और भी बहुत से शब्द होते हैं, अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूं उनको, तो उन शब्दों का भी सही अर्थ पता होना चाहिए, तब जाके आप आंसर राइटिंग अच्छी कर पाएंगे, ठीक है। टिहरी रियासत में रवाई कांड के कारणों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए विभिन्न क्रियाकलापों की विवेचना, देखिए विवेचना शब्द आ गया है। विवेचना क्या है, आलोचना क्या है, समालोचना क्या है, व्याख्या क्या है, टिप्पणी क्या है, ठीक है। उसके अलावा और भी एक दो चार शब्द और यूज करते हैं यहाँ पे आयोग वाले, उनका सबका आपको एक्यूरेट अर्थ पता होना चाहिए, तब जाके आंसर राइटिंग आपकी बेहतरीन होगी। तिलागी कांड पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, टिप्पणी में जब आप क्या करेंगे, जो तिलागी कांड में घटना हुई थी सेम टू सेम लिखेंगे, ठीक है। चलिए इस पे एक वीडियो दूंगा कभी मैं, टिप्पणी वगैरह क्या होती है, ये क्या होती है। उत्तराखंड में नशा विरोधी आंदोलन पर एक लेख लिखिए, तो ये एक छोटा सा निबंध है 100 शब्दों का। ये देखिए आपको नशा विरोधी जो आंदोलन हुआ था उस पर लेख लिखना था, क्या 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 चीजें हुई थी। लोक वाद्य यंत्र एक प्रदेश विशेष की सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाती है। इस संदर्भ में उत्तराखंड के पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों का उल्लेख कीजिए, तो डायरेक्टली लिखना था इसमें। उत्तराखंड के प्रमुख लोक गायकों और उनके बारे में चर्चा करें। देखिए आप लिख सकते थे इसमें जो मेन गायक है, मेनली तो नाम इसमें नरेंद्र सिंह नेगी जी का ही आता। पूर्व सैनिक कल्याण पुनर्वास में उपनल की भूमिका का मूल्यांकन करना है। देखिए आपने जोशीमठ की जो जोशीमठ और कुशिया कटौली, जिसका कैची धाम परगना, कैची धाम आई थिंक तहसील का नाम चेंज हुआ था ना, नैनीताल वाले, और जोशीमठ का ज्योतिर्मठ। तो ये आपका जो सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन के संवर्धन में किस प्रकार योगदान करना है, विश्लेषण कीजिए। देखिए यहाँ पर विश्लेषण शब्द है, एनालिस करना है आपने, यानी कि क्या इसकी विशेषता है, क्यों नाम चेंज किया गया होगा, ये धार्मिक पर्यटन को किस प्रकार से संदर्भित कर रहा है यहाँ पे,
या बोल सकते हैं इसका संवर्धन कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है ना। पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत का औचित्य क्या है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावा देखिए अन्य क्वेश्चन में गोरखाओं की न्याय प्रणाली का विश्लेषण करना था, और उसके अलावा देखिए ये न्याय प्रणाली के फलस्वरूप अंग्रेजों का आगमन आसान हो गया था, इस पे भी आपने बताना था। क्या बोल रहा है देखिए, आपने अपने रिव्यू देने थे यहाँ पे। फतेह शाह एक उत्कृष्ट सैनिक होने के साथ कला और साहित्य का भी संरक्षक था, स्पष्ट कीजिए। ब्रिटिश कालीन वन प्रबंधन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, आलोचनात्मक करना था भाई देखिए, यानी कि क्या उन्होंने यहाँ पे वन व्यवस्था में चीजें ऐसी की जो इसकी आपको जो क्रिटिकल एग्जामिन कर सकते हैं आप। उत्तराखंड के सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता में पत्रकारिता की भूमिका का मूल्यांकन करना था। ये इसमें आप पूरा पत्रकारिता के जो 3 दौर चलते हैं उत्तराखंड में उनके बारे में व्याख्या कर सकते थे। उत्तराखंड समाज सुधारों के परिप्रेक्ष्य में आर्य समाज के योगदान की विवेचना, उत्तराखंड पृथक राज्य निर्माण आंदोलन के तात्कालिक कारणों को और इसमें महिलाओं के योगदान की विवेचना करनी थी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इस वाले पेपर में ठीक ठाक लग रहे हैं मुझे, ऐसा नहीं है, ज्यादा कठिन नहीं कहेंगे। उत्तराखंड के लोक नृत्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करें। चिपको आंदोलन के सामाजिक जो निहितार्थ थे, यानी कि क्या सामाजिक उद्धार हुआ इस आंदोलन से, ये बताना था, ठीक है। तो मतलब क्या इम्प्लीकेशन हुआ इसमें, ये बताना था आपने। उत्तराखंड में नगरीकरण और औद्योगिकरण प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उत्तराखंड के लोक नीति एवं सुशासन CPPGC के उद्देश्यों के कार्यों की विवेचना करनी थी आपने, ठीक है। तो ये तो था उत्तराखंड का पहला पेपर। अब देखते हैं लास्ट पेपर जो उत्तराखंड GK 2 पेपर था, ठीक है। तो ये लास्ट पेपर था भाई, देख लो उत्तराखंड की जानकारी 6 पेपर। इसमें जो पहला पेपर देखिए, इसमें आर्थिक से संबंधित आएगा कुछ। तो उत्तराखंड के आर्थिक विकास में फलोद्यान की भूमिका जो हॉर्टिकल्चर की है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उत्तराखंड की, वो बताना था। उत्तराखंड ग्राम विकास और पलायन रोकथाम आयोग पर एक टिप्पणी करनी थी। सकल नामांकन अनुपात क्या होता है, तो ये बताना था आपको। इसके अलावा देखिए आपका ग्रामीण विकास के लिए ग्राम पंचायतों को 15वां जो वित्त आयोग था उसमें जो बंधित और गैर बंधित ग्रांट था उसमें अंतर बताना था आपने, ठीक है। खाद्य सुरक्षा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उजागर कीजिए। उत्तराखंड में कितने प्रकार के राशन कार्ड होते हैं बताने थे आपने, ठीक है। मेनली तो देखा जाए तो उत्तराखंड में देखिए तीन प्रकार के राशन कार्ड होते हैं। पहला आपका होता है APL, ठीक है, अबव द प्रॉपर्टी लाइन। दूसरा होता है BPL, बिलो टू प्रॉपर्टी लाइन, ठीक है। और तीसरा होता है आपका अंत्योदय, ठीक है, जो कि गरीबी से भी गरीब होते हैं। और देखिए उसके बाद आपका यहाँ पे उत्तराखंड में जल भंडार के रूप में, देखिए उत्तराखंड जल भंडारी है भाई, इतनी नदियां हैं यहाँ पे, तो एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं रिसोर्स है जल हमारे पास, तो उस पर आपको पूरी व्याख्या करनी थी। उत्तराखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक जीवन पर यहाँ के कठोर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव बताने थे। उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग की समस्याएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे वाले PCS के लिए भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में गरीबी के निराकरण हेतु सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं को संक्षेप में लिखना है। तो केवल गरीबी के निराकरण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है उत्तराखंड सरकार द्वारा। ग्रामीण विकास के 5 तत्व कौन कौन से होते हैं, ग्रामीण विकास में नीति आयोग की भूमिका पे प्रकाश डालिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। उत्तराखंड में स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी का वर्णन कीजिए। फिर से इसमें भी वही पूछ रहा है, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मोड होता है क्या होता है, ये स्वास्थ्य क्षेत्र में पूछा जा रहा है। इसमें महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों के बारे में बताइए। उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो बहुत सी इसमें योजना है भाई, जैसे नंदा गौरा योजना है इसमें, उसके अलावा सबला योजना इसमें थी, उसके अलावा उत्तराखंड की जो निराश्रित महिलाएं हैं उनको 50% तक इसमें सब्सिडी मिलती है लोन वगैरह में, ठीक है। और देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण में और भी आप लिख सकते थे, जैसे कि लाइक लक्ष्मी महालक्ष्मी योजना थी, ठीक है, और भी योजनाएं हैं, तो उनको आप इसमें आराम से लिख सकते थे। उत्तराखंड में बेरोजगारी के प्रमुख कारण बताने थे आपने, और रोजगार के लिए संचालित प्रमुख योजनाएं। तो देखिए योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा के लिए, तो उत्तराखंड सरकार की योजनाएं डिटेल में आपको पढ़नी है, किस योजना के अंतर्गत क्या है और क्या वो योजना का इम्पैक्ट है, बहुत अच्छे से आपको देना पड़ेगा आंसर, ठीक है। उत्तराखंड की प्रमुख आपदाओं पर प्रकाश डालिए। भूस्खलन आपदा की उत्तराखंड के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। उत्तराखंड की आपदा में NDRF और SDRF की भूमिका के बारे में बताना था आपने, ठीक है, जो इसका पार्ट 3 था। अब इसमें देख लीजिए भूगोल के क्वेश्चन है। अपवाह तंत्र क्षेत्रीय भौगोलिक संरचना की परिणति है, उत्तराखंड के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। जो ड्रेनेज सिस्टम होता है इज द रिजल्ट ऑफ जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एरिया, एक्सप्लेन इन द कंटेक्स्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। तो बहुत आसानी से दे सकते थे जिसको भी अपवाह क्षेत्र अच्छे से याद था उत्तराखंड का। उत्तराखंड का स्मार्ट नगर देहरादून, भौगोलिक व्याख्या कीजिए, देहरादून के बारे में आपको बताना था। उत्तराखंड राज्य में जो MSME जो उद्यम है उसकी संभावनाएं और चुनौतियां क्या है, यानी कि उसकी जो भी हमारी पॉसिबिलिटीज है और चैलेंजेस है बतानी थी MSME की उत्तराखंड में। उत्तराखंड में प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन और संरक्षण के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों का वर्णन करना था आपने, ठीक है। तो देखिए हमारी जो भी प्राकृतिक रिसोर्सेज है, जैसे कि वन संपदा है हमारे पास, जल संपदा है हमारे पास, ठीक है,
और इसके अलावा बहुत सी और संपदाएं उत्तराखंड में है, प्रकृति ने बहुत कुछ उत्तराखंड को दिया है, तो उसके संवर्धन और संरक्षण के लिए जो भी सरकारी प्रयास हो रहे हैं वो आपको बताना था। उत्तराखंड राज्य में उच्च शिक्षा विकास के लिए विभिन्न योजनाएं हैं, जिनमें से कुछ योजनाओं की संक्षिप्त विवेचना की है। देखिए योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं, लास्ट पेपर के लिए आपको योजनाओं को बहुत अच्छे से ये है कि खा जाना होगा, मतलब घोल बना के पी देना है, अच्छे से समझना होगा हर योजना को। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा विकास की योजनाएं, महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं, गरीबी उन्मूलन के लिए उत्तराखंड सरकार की योजनाएं, रोजगार के लिए उत्तराखंड सरकार की योजनाएं, उसके अलावा बोल सकते हैं ग्रामीण विकास के लिए उत्तराखंड सरकार की योजनाएं, ठीक है, और वृद्ध लोगों के लिए उत्तराखंड सरकार की योजनाएं। तो हर क्षेत्र से, उसके अलावा जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए, और स्कूली शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, तो ये सब योजनाओं को आपने पढ़ना होगा भैया अगले पीसीएस मेंस के लिए, क्योंकि ये 2 पेपर ही ऐसे हैं जिसमें उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को एडवांटेज मिलेगा। नहीं तो और जगह पे अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको उत्तराखंड पीसीएस में यूपीएससी वालों से यहाँ पर कंपटीशन करना पड़ेगा भाई। अन्य पेपर में केवल ये 2 पेपर हैं जहां पर मैक्सिमम स्कोर लाके आप उनको पीछे कर सकते हो। क्लियर। मानव विकास सूचकांक कैसे निर्मित होता है? उत्तराखंड मानव विकास रिपोर्ट जो आई थी 2018 में, इसमें किन जिलों में स्कूलिंग का अनुमानित जो वर्ष न्यूनतम और अधिकतम था। उत्तराखंड राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की दशा कैसी है? तो हेल्थ जो हमारा केयर है, केस सिनेरियो, उसका बताना था कैसा है। श्रम शक्ति सहभागिता दर क्या है? LFPR, ठीक है, यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। उत्तराखंड में बेरोजगारी की स्थिति का विवेचना करनी थी। मानव जनित आपदाओं के कारण और उत्तराखंड में प्रभाव क्या है उसके ये बताना था आपने, ठीक है। अब मानव जनित आपदा का बेस्ट एग्जाम्पल था जैसे आपका लास्ट कुछ टाइम पहले जो हमारी घटना हुई थी जोशीमठ में, ठीक है। जोशीमठ जो था मानव जनित आपदा ही मानी जाएगी वो, ठीक है। जैसे कि गैर शोधित सीवेज वहां पे था, उसके अलावा अनियंत्रित वहां पे स्ट्रक्चर बनाए जा रहे थे, ठीक है, अनियोजित निर्माण बोल सकते हैं, नीचे डैम बन रहा है उसके विस्फोट हो रहे हैं। तो मानव जनित आपदाओं का बहुत जगह, जैसे रोड बनते हैं उसमें कारतूस का ब्लास्ट होता है, तो मानव द्वारा जो आपदाएं जनित होती हैं, यानी कि मानव उसके लिए कारण है, तो वो आपको यहाँ पे उल्लेख करना था उत्तराखंड में भी। उत्तराखंड में भूकंप आपदा के कारण, प्रभाव और प्रबंधन की व्याख्या करनी है। तो कारण क्या है भाई? कारण सबको पता है, उत्तराखंड जो है हिमालय के पाद में स्थित है, और अधिकांश उत्तराखंड हिमालय में ही है। केवल 13% के आसपास भूभाग हमारा क्या है, मैदानी है, बाकी तो पर्वतीय है। तो पर्वतीय क्षेत्र में आपका क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स की घटना होती रहती है, जिससे भूकंप आते रहते हैं। कुछ इसमें एग्जांपल देने थे कि उत्तरकाशी वाला भूकंप था और अन्य भूकंप थे। उसके अलावा प्रभाव में आप जान सकते हैं कि कितने बड़े जान मान की क्षति होती है, क्या क्या चीजें होती हैं। प्रबंधन में आपको बताना था कि जैसे कि हमारे भूकंप मापी स्टेशन लगे हुए हैं, उसके अलावा भूकंप की पूर्व सूचना के लिए डॉपलर रडार सिस्टम यूज हो रहा है, और बाकी देखिए अन्य जागरूकता के लिए लोगों को अवेयरनेस की जाती है। एक उस पर मूवी भी बनी थी, डांडी कांठी का गोद में जागरूकता मूवी। तो इस प्रकार से व्याख्या इसमें आप कर सकते थे। हालांकि जो ये नया पैटर्न है इसमें मेरे को एक चीज सही लगी, जो आपके शब्दों की लिमिट है वो थोड़ा कम की गई है ना। तो इससे आप एक जो आंसर लिखेंगे बेहतरीन लिख सकते हैं कम शब्दों में, और आपका क्या होगा कि 150 शब्द है तो कम शब्दों में बेहतरीन कंटेंट प्रेजेंट कर सकते हैं, फालतू का लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको अच्छे से बेसिक्स और जो आप करंट के साथ अपडेट रहते हैं तो आप मान के चलिए आराम से एग्जाम निकाल सकते हैं। अब उत्तराखंड के लिए देखिए, आपका जो हमारे 4 जीएस के पेपर हुए और 2 उत्तराखंड के, इन सभी में भैया करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण भूमिका है। करंट अफेयर्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। अब मैं टिप्स दूंगा कुछ, करंट अफेयर्स आप पढ़िए। करंट अफेयर्स को अपना जीएस के साथ और उत्तराखंड जीके के साथ जोड़िए। जहां जिस कंटेक्स्ट में आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड का करंट अफेयर हो तो उत्तराखंड जीके के साथ उसको जोड़िए, सामान्य जो हमारा नेशनल इंटरनेशनल तो उसको जीएस के साथ जोड़िए आप, ठीक है। उसके अलावा देखिए दोस्तों, जो बेसिक्स आपके किताबें हैं या सिलेबस है उसको तो आपने कवर करना ही होगा, और इस पेपर को देखने के बाद आप ये समझ जाइए कि अगला पेपर कैसा आने वाला है। और बहुत से प्रश्न आपके सामने ऐसे दिए जा रहे हैं इसमें, जिसमें आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है या एनालिसिस करना है, यानी कि आपका कहीं ना कहीं, मैं बोल रहा हूं ना, आपकी बौद्धिक क्षमता का परीक्षण किया जा रहा है आयोग के द्वारा कि आप किस प्रकार से प्रश्नों का उल्लेख करेंगे, ठीक है। कुछ चीजें किताबों से डायरेक्ट है और कुछ चीजें आपकी सेम यूपीएससी या यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पीसीएस के लेवल पे जा रही हैं, तो उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ओके। और साथ ही देखिए आंसर राइटिंग अच्छे से कीजिए दोस्तों। और मैं नहीं समझता, देखिए पिछला जो सिलेबस था, जो पिछला पेपर का पैटर्न था, वो थोड़ा ज्यादा बड़ा था मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे याद आ रहा है। उसमें 250 वर्ड का भी आंसर होता था, हालांकि प्रश्नों की संख्या 5 ही होती थी। बट इसमें आप देखिए, आप कर सकते हैं 150 के 10 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं तो 1500 वर्ड ही आपके हो गए, और ऊपर 100 वर्ड के 10 क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपके 2500 वर्ड हो गए, ठीक है। और उसके अलावा आपके 50 वाले 5 क्वेश्चन है, 250 ही हो गए। यानी कि आपको टोटल कितने लिखने हैं? टोटल 2750 शब्द लिखने हैं आपको, सब क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, ठीक है। तो 2750 वर्ड से 3 घंटे में करना थोड़ा मुश्किल तो है,
लेकिन आप नियमित अभ्यास करें तो ये चीजें हो सकता है। और ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन 150 में ही जाता है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे 120 वर्ड्स में भी पूरे हो जाते हैं, 100 वाले कुछ 80 में भी पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। आप 3 घंटे में 2500 शब्द लिख सकते हैं अगर अच्छी प्रैक्टिस है। सब चीज प्रैक्टिस पे निर्भर है। उसके अलावा दोस्तों आपकी जो क्षमता है, आप किस प्रकार से चीजों को एनालिसिस करते हैं, किस प्रकार से जो प्रश्न है उसको समझ के अपनी जितनी भी आपकी क्षमता है या जो आपने पढ़ा है उस प्रश्न के बारे में, किस प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट उस प्रश्न का आंसर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें कुछ डायग्राम दीजिए, फ्लो चार्ट दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल फैक्ट उसमें ऐड कीजिए जो किताब में नहीं है, जो आपकी समझ में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अच्छे नंबर इसमें ला सकते हैं। बाकी देखिए अन्य बातों के लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो आपके लिए फिर भी बना दूंगा। और बाकी ये 8 के 8 पेपर अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और नहीं मिलता है लिंक से, अगर ओपन नहीं हो रहा है तो सीधे अपने टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहां पे देवभूमि करियर पॉइंट सर्च कीजिए, आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करना, ओपन चैनल है तो चैनल पे ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अच्छे से मेहनत करो, कठिन नहीं है कोई भी चीज। देखिए मैं बोलूंगा असंभव नहीं होती है, थोड़ा बहुत कठिन हो सकती है। और जिंदगी से बड़ा कोई एग्जाम नहीं होता, जिंदगी सबसे बड़ा एग्जाम है अपने आप में। ये सभी चीजें जो आ रही है आपके न्यूज़पेपर के रिपोर्टों पे आधारित है, योजनाओं पे आधारित है, करंट पे आधारित है। और अगर आप आर्टिकल हमेशा पढ़ते हैं तो आपकी समझने की क्षमता विकसित होती है। बाकी बाकी डेटा जो है किताबों से ही पूछा गया है, आप इसको कनेक्ट कर सकते थे। बस आपको ना, मैं वही बोल रहा हूँ, आपको स्मार्ट पर्सन जो होता है वो ये, आप हमेशा ये नहीं सोचेंगे कि देखिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को आपको पता है कि पेशावर कांड के लिए जाना जाता है, पेशावर कांड के लिए जाना जाता है। अब इस पेशावर कांड के लिए आपको जाना जाता है तो क्यों जाना जाता है, इसके आयाम कई होंगे। क्या उनका, आप देखिए क्रिटिकली एग्जामिन करना था तो क्या ब्रिटिश सेना में रहते हुए जो उन्होंने पेशावर कांड किया था वो उचित था? क्या ब्रिटिश सेना के खिलाफ जो उन्होंने बगावत की थी वो उचित थी? क्या अफगान भाइयों पे गोली न चलाना चंद्र सिंह गढ़वाली की वीरता को दर्शाता है? या हो सकता है कि उस समय जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के खिलाफ जो उनके मन में कुछ द्वंद था उसके हिसाब से उन्होंने ये काम नहीं किया? तो मतलब प्रश्न को ऐसे घुमाया जाता है कि जिसमें आपकी वो क्षमता देखी जाती है कि आप कितना गहराई तक जा सकते हैं। आप मतलब एक ऑफिसर बनने तो बहुत से चैलेंजेस आएंगे कल के दिन में। मान लीजिए आप जिस जनपद में एसडीएम बन के जाएंगे, जिस तहसील में एसडीएम बन के जाएंगे, उस तहसील में कोई बड़ा बवाल हो जाता है, उस तहसील में कभी अचानक आपदा आ जाती है, कुछ ऐसा बड़ा इवेंट हो जाता है, तो आप उस कंडीशन को संभालने लायक हो नहीं। आप मीडिया को कैसे फेस करोगे, आप जो जनता है, भीड़ है, उसको कैसे फेस करोगे? इन सभी चीजों के लिए इस प्रकार की आपकी एनालिटिकल कैपेसिटी को जज करना या चेक करना किसी भी आयोग के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए तो इसमें इंटरव्यू भी रखा गया है, अन्यथा सीधे ही इसमें आपका सिलेक्शन होता है ना। तो अपने आप को और ज्यादा भाई एजुकेट कीजिए, अपने आप को इस लायक बनाइए कि आप एक प्रश्न का 4-5 तरीकों से विश्लेषण कर सकें। ये नहीं कि डायरेक्ट उसका विश्लेषण हो। हम बोलेंगे आज की डेट में एबीसी पार्टी बहुत बेहतरीन है, लेकिन वो बेहतरीन है तो उसके साथ साथ उसकी जो कमियां हैं, या वो बेहतरीन क्यों है, या उसको बेहतरीन कैसे बनाया जा सकता है, उसके बेहतरीन होने के पीछे क्या कारण है, उसके बेहतरीन न होने के पीछे कौन कौन सी वजहें हैं जिनको दुरुस्त करके उसको और अच्छे बनाया जा सकता है। तो ऐसे आयामों को आपको ढूंढना पड़ता है हर प्रश्न के भीतर, और ये कला आपने विकसित कर दी तो मेंस राइटिंग आसान हो जाते हैं। फिर केवल प्रैक्टिस चाहिए। और मैं ध्यान रखिए बोल रहा हूँ दोस्तों, अभी से राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। 2025 पीसीएस मेंस देने जा रहे हैं। ऐसा मत सोचना कि प्री का पेपर अच्छा जाएगा तब राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत पीछे हो जाओगे आप लोग। अभी से शुरू कर दो, ठीक है। बाकी कोई डाउट क्वेरी हो तो फीडबैक देना कमेंट बॉक्स में, मिलूंगा जल्दी। जाने से पहले बोलूंगा हमेशा अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर कराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय देवभूमि।